आज हम फर्स्ट यूनिट का फोर्थ सब टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे असिमेट्रिकल फेडरलिज्म इन इंडिया। हमने इससे पहले 3 सब टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे, जिसमें हमने 1.1, 1.2, 1.3 डिस्कस कर लिए थे, जिसके अंदर हमने देखा था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना ही वो कम्प्लीटली यूनिटरी है, ना ही वो कंप्लीट फेडरल है, जिसमें हमारा फेडरलिज्म एक यूनिक तरह का फेडरलिज्म है, जिसके अंदर ज़्यादा पावर्स जो हैं वो सेंटर को दी गई है, सेंटर ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है। जहाँ हम कह सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ हम इसको कोऑपरेटिव फेडरल कहते हैं, जहाँ फिर हम इसको यूनिटरी वाइज्ड कहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी वाइज तो है ही, क्वासी फेडरल तो है ही, लेकिन उसी के साथ साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असिमेट्रिकल इन नेचर भी है। जब हम इंडियन फेडरलिज्म की बात करें, हमें बहुत सारी असिमेट्रीज यहाँ पे देखने को मिलती है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर असिमेट्रिकल प्रोविजंस कौन से हैं जो इसको असिमेट्रिकल फेडरल बनाते हैं। तो जब हम देखते हैं कि इंडियन फेडरलिज्म किस तरह से असिमेट्रिकल है, उसके अंदर हम देखते हैं, हम 4 तरीके से देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से असिमेट्रिकल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा के अंदर, वो इक्वल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम इंडिया के उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से 31 एमपीज जाते हैं राज्यसभा के अंदर, तो सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन उत्तर प्रदेश को दी गई है राज्यसभा के अंदर। वहीं अगर हम सिक्किम की बात करते हैं, गोवा की बात करते हैं, मिजोरम की बात करते हैं, नागालैंड की बात करते हैं, मेघालय की बात करते हैं, वहां पे एक एमपी जाता है राज्यसभा के अंदर, एक एमपी की रिप्रेजेंटेशन है वहां पे राज्यसभा के अंदर। तो आपने देखा यूपी को सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दी गई है राज्यसभा के अंदर, 31 एमपीज। वहीं हमने देखा बहुत सारी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स जैसे सिक्किम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, नागालैंड हो गया और साथ ही साथ गोवा हो गया। इन सब स्टेट्स को जो है एक एमपीज की रिप्रेजेंटेशन दी गई है राज्यसभा के अंदर। तो हमने देखा कि किस तरह से राज्यसभा के अंदर रिप्रेजेंटेशन जो दी गई है वो वेरी करती है एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर। लेकिन फेडरलिज्म के अंदर होना क्या चाहिए था, हर एक स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए थी। अगर उत्तर प्रदेश से भी 10 एमपी जाते हैं तो सिक्किम से भी 10 एमपी जाने चाहिए थे राज्यसभा के अंदर। और ऐसा ही यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर होता है। यूएस के अंदर हम देखते हैं कि जैसे हमारा राज्यसभा है यहाँ पे अपर हाउस, वैसे ही वहां पे उनका अपर हाउस है सीनेट। अमेरिका के अंदर 50 स्टेट्स हैं और वहां पे हर एक स्टेट के 2 एमपीज जाते हैं सीनेट के अंदर। तो हर एक स्टेट को 2 एमपीज की रिप्रेजेंटेशन मिली है सीनेट के अंदर। यूएस में ये फर्क नहीं पड़ता कि उनके स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 2 स्टेट्स हैं, अगर एक की पॉपुलेशन 1 करोड़ है, दूसरी स्टेट की पॉपुलेशन 50 करोड़ है, फिर भी दोनों स्टेट्स के 2 एमपीज ही सीनेट के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या फिर हमारे फेडरलिज्म के अंदर जो स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन दी गई है राज्यसभा के अंदर, वहाँ पे असिमेट्री है, वो अनइक्वल है, वो इक्वल नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काफ़ी सारी यूटीज़ हैं। हमारा इंडियन जो यूनियन है उसके अंदर बहुत सारी यूटीज़ हैं, जैसे कि इंडिया के अंदर 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और उन यूनियन टेरिटरीज को अलग तरह से गवर्न किया जाता है, अलग तरह से रूल किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज को रूल करती है एजेंट भेज के, जिसको हम लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनको यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। क्यों बनाया गया? या तो वो बहुत छोटे थे और उनको स्टेट का दर्जा नहीं दिया जा सकता था, या फिर वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स टाइप के थे जिनको स्टेट के द्वारा गवर्न नहीं किया जा सकता था। तो हम देखते हैं कि हमारे इंडियन यूनियन के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स ही नहीं है, हमारे यहाँ यूनियन टेरिटरीज भी हैं जिनको अलग तरीके से गवर्न किया जाता है। अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ एरियाज की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे ट्राइबल एरियाज हो गए, इंट्रा स्टेट रीजनल डिस्पैरिटीज कुछ होती हैं, जो स्टेट के अंदर अलग अलग डिस्पैरिटीज होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशंस होती हैं उनको अलग तरीके से गवर्न किया जाता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पूरे देश के अंदर जो ट्राइबल एरियाज को गवर्न किया जाता है उनको अलग तरीके से किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है। जब वो लागू हो जाएगा पूरे देश के अंदर
तो ये याद रखिएगा कि वो ट्राइबल एरियाज में लागू नहीं होगा। तो यही बात है कि कुछ ऐसे एरियाज हैं हमारे देश के अंदर, जैसे स्केड्यूल्ड एरियाज हो गए, ट्राइबल एरियाज हो गए, नॉर्थ इंडियन कुछ एरियाज हैं हमारे, जहाँ पे अलग तरीके से गवर्न किया जाता है। पार्लियामेंट का हर एक लॉ वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता, तो अलग अलग प्रोविजंस कुछ एरियाज को दिया गया है। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है हर एक स्टेट के अंदर, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी अपनी विधानसभा है, जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी विधानसभा थी, गुजरात के अंदर उनकी अपनी विधानसभा है। तो हर एक विधानसभा के अंदर जो मेंबर्स की स्ट्रेंथ होती है, एमएलएस की, एमएलसीज की, वो हर एक स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर 90 सीट्स हैं एक लेजिस्लेटिव असेंबली की, जब विधानसभा की, उत्तर प्रदेश के अंदर 200-300 होंगी, तो हर एक स्टेट के अंदर जो विधानसभा के अंदर सीट्स हैं वो भी वेरी करती हैं, जो मेंबर्स हैं वो भी वेरी करते हैं। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि आर्टिकल 371 से लेके आर्टिकल 371 जे तक, मतलब कि हमारे यहाँ कुछ स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए गए हैं, उनको स्पेशल स्टेटस दिए गए हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि आर्टिकल 371 से लेकर 371 जे तक कुछ 11 के आसपास स्टेट्स डाली हुई हैं, जिनके पास अलग स्पेशल स्टेटस है, अलग स्पेशल प्रोविजंस हैं, जिनको अलग तरीके से गवर्न किया जाता है, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन अलग तरीके से चलती है। जैसे कि जम्मू कश्मीर इसमें सबसे बड़ी एक्सेप्शन थी। जम्मू कश्मीर के अंदर एक अपना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था, हमारा जो है अपना फ्लैग हुआ करता था। बहुत सारे पार्लियामेंट्री लॉज जहाँ पे जो है इम्प्लीमेंट नहीं होते थे, अप्लाई नहीं होते थे, तो वो हमने देखा कि कुछ स्टेट्स को जो है स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। जैसे नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, उन सब स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 4 तरह की जो है असिमेट्रीज हैं। तो ये जो हमने अलग अलग तरह की असिमेट्रीज देखी इंडियन फेडरलिज्म के अंदर, और उसके अंदर हमने देखा कि कुछ स्टेट्स को जो है वो अलग अलग तरह के स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, खास करके नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को, महाराष्ट्र को, गुजरात को, उन स्टेट्स को कुछ स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किए गए हैं। तो उसके ऊपर थोड़ी सी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं कुछ स्टेट्स को, वो स्टेट्स कौन कौन सी हैं और संविधान के अंदर उनको कहाँ पे वो स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं और वो क्यों दिए गए हैं। तो जब हम स्पेशल प्रोविजंस की बात करते हैं, उसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे संविधान का जो पार्ट 21 है, उसके अंदर आर्टिकल 371 से लेके आर्टिकल 371 जे तक कुछ 11 स्टेट्स को जो है वो स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। क्या किया गया है? आर्टिकल 371 से लेके आर्टिकल 371 जे तक 11 स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं पार्ट 21 के अंदर। वो 11 स्टेट्स कौन सी है? सबसे पहले महाराष्ट्र है, गुजरात है, नागालैंड है, असम है, मणिपुर है, आंध्र प्रदेश है, सिक्किम है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, गोवा है, कर्नाटका है। इन सब स्टेट्स को जो है अलग अलग तरह के स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। जम्मू एंड कश्मीर को जो है स्पेशल स्टेटस दिया गया था, वो सबसे बड़ी एक्सेप्शन थी इस केस के अंदर, उसको सबसे ज्यादा प्रोविजंस दिए गए थे जे&के को। लेकिन 2019 के अंदर जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, उसके तहत इसको जो है रिपील कर दिया गया, इसको खत्म कर दिया गया, 370 को खत्म कर दिया गया। तो हम देखते हैं कि जो स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं अलग अलग स्टेट्स को, ये क्यों दिए गए हैं, इसके पीछे का इंटेंशन क्या था। तो उसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि कुछ स्टेट्स जो हैं वो बैकवर्ड हैं, तो जो बैकवर्ड रीजन्स की डिमांड्स हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उनको फुलफिल करने के लिए इन स्टेट्स को जो है स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। और उसी के साथ साथ जो कल्चरल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, जो उन एरियाज का कल्चर है, जो उन एरियाज के इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, खास करके ट्राइबल एरियाज के, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको बचाने के लिए अलग अलग स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की बात करते हैं, उन स्टेट्स का जो है कल्चर अलग है, उन स्टेट्स का जो है रहना सहना अलग है, उन स्टेट्स की सोसाइटी अलग है। तो उनका जो कल्चर है उसको बचाने के लिए हमें उनको स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड करने पड़े। और साथ ही साथ जैसे कि जो यूपी बिहार के लोग हैं, जो नॉर्थ इंडियन लोग हैं और जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, वो लोग अलग अलग तरीके से रहते हैं, अलग अलग कल्चर से रहते हैं। तो उनके ऊपर जो है एक ही लॉ से हम उनको गवर्न नहीं कर सकते हैं, एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। तो उसी को अब हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि ये जो 11 स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, ये प्रोविजंस क्या है, हर एक स्टेट को हम इंडिविजुअली जो है स्टडी करेंगे।
तो स्पेशल प्रोविजंस के अंदर जब हम हर एक स्टेट को इंडिविजुअली और विस्तार से डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम सबसे पहले स्पेशल प्रोविजंस देखेंगे गुजरात और महाराष्ट्र के। हम देखेंगे कि गुजरात और महाराष्ट्र को क्या स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले जब हम गुजरात और महाराष्ट्र की बात करते हैं, हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 371 के अंदर गुजरात और महाराष्ट्र को स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। जब हम आर्टिकल 371 की बात करते हैं तो इसके अंदर आता है कि गुजरात और महाराष्ट्र के गवर्नर की एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो ये 4 काम करे। इसके अंदर सबसे पहले आता है गवर्नर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड्स इस्टेब्लिश करवाए विदर्भा और मराठवाड़ा रीजन्स के लिए स्पेशली, और साथ ही साथ बाकी महाराष्ट्र के लिए भी, और गुजरात के अंदर सौराष्ट्र और कच्छ के लिए स्पेशली, और बाकी सारे गुजरात के लिए भी। और उसके बाद सेकंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और साथ ही साथ एक ऐसा प्रोविजन बनाए कि ये जो सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड्स हैं इनकी रिपोर्ट हर साल लेजिस्लेटिव असेंबली के आगे रखी जाए, गुजरात और महाराष्ट्र की विधानसभा के आगे रखी जाए। उसके बाद तीसरा इसके अंदर आता है कि ये जो एरियाज हैं विदर्भा, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ और बाकी गुजरात और महाराष्ट्र, उनके लिए इक्विटेबल एलोकेशन हो फंड्स की, मतलब कि इक्वल पैसा दिया जाए उनको, उनके एक्सपेंडिचर के लिए सभी को एक समान जो है वो पैसे दिए जाएं, फंड्स दिए जाएं, ताकि वो अपना एक्सपेंडिचर कर सकें ये जो एरियाज हैं इन एरियाज को। उसके बाद चौथा इसके अंदर आता है कि एक इक्विटेबल अरेंजमेंट हो, किसके लिए, प्रोवाइडिंग इक्विटेबल फैसिलिटीज फॉर टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन और एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इसका मतलब ये हुआ कि हर किसी को जो है इक्वली अपॉर्चुनिटीज दी जाए ताकि वो टेक्निकल एजुकेशन हासिल कर सके, वोकेशनल ट्रेनिंग हासिल कर सके, एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज को हासिल कर सके। तो इक्वली सभी को जो है फैसिलिटीज मिलनी चाहिए ताकि वो इक्वली ये चीजें हासिल कर सकें। तो ये हमारे पास स्पेशल प्रोविजन आता है गुजरात और महाराष्ट्र के लिए आर्टिकल 371 के अंदर। और ये जो सब चीजें हैं इनको पूरा करना गवर्नर की एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, और गवर्नर को जो है रिस्पॉन्सिबल कौन बनाएगा, प्रेसिडेंट बनाएगा। प्रेसिडेंट अथॉरिटी देगा गवर्नर को, प्रेसिडेंट जो है गवर्नर को इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो है असाइन करेगा। उसके बाद हम स्पेशल प्रोविजंस ऑफ नागालैंड की बात करेंगे। हम देखेंगे कि नागालैंड को क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, क्या स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। तो जब हम नागालैंड के प्रोविजंस की बात करते हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि जो हमारे संविधान का आर्टिकल 371A है उसके अंदर नागालैंड को जो है अलग अलग प्रोविजंस दिए गए हैं, अलग अलग स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट वुड नॉट अप्लाई। पार्लियामेंट कोई भी अगर कानून बनाता है, कोई भी अगर एक्ट पास करता है, कोई भी एक डिसीजन लेता है, वो इन चीजों के लिए अप्लाई नहीं होगा। ये चीजें क्या है, सबसे पहले रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ नागास। नागालैंड में एक नागास कम्युनिटी है जो उनकी सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस के अंदर एक सैक्रिफाइस लिखा है, या फिर वो सैक्रिफाइस करते हैं किसका, एक एनिमल का, क्योंकि वो एक उनकी कल्चरल या फिर रिलीजियस प्रैक्टिस है, तो पार्लियामेंट का कोई भी एक्ट उसके ऊपर लागू नहीं होगा। मतलब कि उनकी उस रिलीजियस प्रैक्टिस को कोई खत्म नहीं कर सकता, पार्लियामेंट भी नहीं कर सकता। उसके बाद नागा कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर। इसका मतलब क्या हुआ, नागास के अंदर, मतलब कि नागालैंड में एक उनका अपना कस्टमरी लॉ है, नागा कस्टमरी लॉ के नाम से जिसको जाना जाता है, नागा कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर के नाम से जिसको जाना जाता है, जिसके अंदर वो सिविल और क्रिमिनल जस्टिस अपने इस लॉ के तहत करते हैं। तो ये जो इस लॉ के तहत जितने भी वो जस्टिस कर रहे हैं, अपनी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को जिस तरह से रन कर रहे हैं, वो इसी लॉ के तहत रन करेंगे। उसके अंदर पार्लियामेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हो सकता, कोई भी एक्ट वहां पे अप्लाई नहीं हो सकता। उसके बाद ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड इट्स रिसोर्सेज, मतलब कि उनकी जो जमीन है नागालैंड के लोगों की, और साथ ही साथ वहां की जो रिसोर्सेज हैं उनको उनसे छीना नहीं जा सकता, उनको उनसे छीन कर किसी और को नहीं दिया जा सकता पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू या पार्लियामेंट के डिसीजन के थ्रू। उसके बाद सेकंड हम इसके अंदर बात करेंगे कि गवर्नर जो है वहां का, नागालैंड का जो गवर्नर होगा, उसकी एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे नागालैंड के अंदर। जब तक वहां पे इंटरनल डिस्टर्बेंसेस जारी है, जब तक वहां पे इंटरनल जो है सिचुएशंस खराब है, तब तक वहां पे वो
लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, उसकी एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उसको वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके साथ जो है कंसल्ट करना होगा। उसके बाद तीसरा हम बात करेंगे कि गवर्नर को ये इंश्योर करना होगा कि जो भी पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, वही पर्पस जो है ग्रांट्स इन एड में मेंशन होना चाहिए जो लेजिस्लेचर के द्वारा मेड की गई है, ना कि किसी और पर्पस के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नागालैंड को पैसे इशू किए एजुकेशन के पर्पस के लिए, लेकिन नागालैंड को इस तब पैसे इशू किए जब नागालैंड ने पैसे मांगे होंगे। तो जब नागालैंड पैसे मांग रहा था, अपने मांग रहा था, तो उसने क्या एजुकेशन के लिए ही पैसे मांगे थे। तो ये इन दोनों चीजों का तालमेल यहाँ पे बनना चाहिए। उसके बाद चौथा हम देखेंगे कि गवर्नर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो एक रीजनल काउंसिल अपॉइंट करेगा 35 मेंबर्स की, 35 मेंबर्स की, जो कि स्पेशली उइनसैंग डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है इस्टेब्लिश की जाएगी। मतलब कि गवर्नर की एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 35 मेंबर्स की एक काउंसिल इस्टेब्लिश करे इस स्पेशल डिस्ट्रिक्ट के लिए, नागालैंड के उइनसैंग डिस्ट्रिक्ट के लिए। और उस काउंसिल का जो 35 मेंबर की काउंसिल होगी, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके जो रूल्स हैं, उनके मेंबर्स की जो सैलरीज हैं, उनके जो टर्म्स हैं, उनके जो इमोल्यूमेंट्स हैं, उनका जो वर्क है, उनके जो डे टू डे एक्टिविटीज है, सब कुछ गवर्नर डिसाइड करेगा। उसके बाद चौथा हम देखते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जब नागालैंड बना था उसके बाद उसके 10 साल तक ये सब प्रोविजंस जो है वो ऑपरेटिव रहेंगे उइनसैंग डिस्ट्रिक्ट में। वो प्रोविजंस क्या है कि उस एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन जो है गवर्नर के द्वारा की जाएगी। जो भी पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किए हैं, गवर्नर ये स्पेसिफाई करेगा कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं उइनसैंग डिस्ट्रिक्ट के लिए भी और बाकी नागालैंड के लिए। और उसी के साथ साथ नागालैंड लेजिस्लेचर का कोई भी एक्ट, कोई भी लॉ उइनसैंग डिस्ट्रिक्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होगा जब तक गवर्नर नहीं चाहता है। और गवर्नर के पास इन 35 मेंबर्स की रिकमेंडेशन भी होनी चाहिए। उसके बाद चौथा हम इसके अंदर देखेंगे कि गवर्नर के पास ये पावर है कि वो पीस, प्रोग्रेस और गुड गवर्नमेंट के रिलेटेड इस उइनसैंग डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ रेगुलेशंस बना सकता है, कुछ लॉस बना सकता है। कि मतलब कि गवर्नर उइनसैंग डिस्ट्रिक्ट के पीस, प्रोग्रेस और गुड गवर्नेंस के लिए कुछ रेगुलेशंस बना सकता है। और वो रेगुलेशंस जो गवर्नर के द्वारा बनाए गए हैं, उन रेगुलेशंस के थ्रू अगर उस उइनसैंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहले से कोई लॉ अप्लाइड है, कोई पार्लियामेंट्री लॉ, कोई स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ, उसको भी रिपील किया जा सकता है। उसके बाद हम इसके अंदर पांचवा देखेंगे कि जो नागालैंड का स्टेट लेजिस्लेचर होगा उसके अंदर उइनसैंग डिस्ट्रिक्ट के अफेयर्स के लिए एक सेपरेट मिनिस्टर बनाया जाएगा। मतलब कि जो नागालैंड का स्टेट लेजिस्लेचर है, जो नागालैंड की विधानसभा है, उस विधानसभा के अंदर एक सेपरेट मिनिस्टर होगा जो उइनसैंग के अफेयर्स को देखेगा, उइनसैंग के मामलों को देखेगा। सिक्स्थ इसके अंदर हम देखेंगे कि जो नागालैंड स्टेट लेजिस्लेचर है उसके अंदर जो उइनसैंग डिस्ट्रिक्ट के एमएलएज होंगे, जो उइनसैंग डिस्ट्रिक्ट के लेजिस्लेचर्स होंगे, वो लोगों के द्वारा नहीं चुने जाएंगे बल्कि 35 मेंबर की जो काउंसिल है उसके द्वारा चुने जाएंगे। सिंपली मैं कहूं तो किसी भी विधानसभा के अंदर एमएलएस को या मेंबर्स को कौन चुनता है? लोग चुनते हैं। लेकिन नागालैंड के अंदर उइनसैंग के डिस्ट्रिक्ट के एमएलएस को लोग नहीं चुनेंगे बल्कि जो 35 मेंबर्स की काउंसिल गवर्नर ने बनाई थी वो लोग एमएलएस को चुनेंगे। तो ये सब प्रोविजंस नागालैंड को दिए गए हैं। उसके बाद हम प्रोविजंस ऑफ असम एंड मणिपुर की बात करेंगे। हम देखेंगे कि असम और मणिपुर को क्या स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो इसमें सबसे पहले हम असम की बात करेंगे। तो जब हम असम की बात करते हैं, असम एक नॉर्थ इंडियन स्टेट है जैसा कि हमें पता है। हमें देखने को मिलता है कि आर्टिकल 371B के अंदर असम को स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। आर्टिकल 371B ये कहता है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो असम लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर एक कमेटी बना सकता है जिसके अंदर ट्राइबल एरियाज के चुने हुए मेंबर्स भी होंगे और साथ ही साथ और बाकी कुछ मेंबर्स होंगे जो उसको लगता है कि होने चाहिए। मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूं, असम के स्पेशल प्रोविजंस के अंदर हमें आर्टिकल 371B देखने को मिलता है। इसके अंदर लिखा गया है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो असम लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर एक कमेटी बना सकता है जिसके अंदर ट्राइबल एरियाज के चुने हुए लोग होंगे और साथ ही साथ
बाकी कुछ चुने हुए लोग होंगे जो उसको लगता है कि उस कमेटी के अंदर होने चाहिए। उसके बाद हम मणिपुर के स्पेशल प्रोविजंस की बात करेंगे। तो जब हम मणिपुर की बात करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 371 सी के अंदर मणिपुर के स्पेशल प्रोविजंस की बात की गई है। आर्टिकल 371 सी के अंदर लिखा गया है कि मणिपुर के पास ये 4 तरह के स्पेशल प्रोविजंस होंगे। इसके अंदर सबसे पहले आता है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर एक कमेटी बनाएगा। उस कमेटी के अंदर हिल एरियाज के चुने हुए लोग होंगे। मतलब कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर हिल एरियाज के इलेक्टेड पीपल हैं, वो पीपल इस कमेटी के अंदर होंगे। दोबारा से अपनी बात को दोहराता हूं, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर एक कमेटी बना सकता है। उस कमेटी के अंदर मणिपुर के हिल एरियाज के चुने हुए जो लोग असेंबली के अंदर हैं, उस कमेटी के अंदर भी होंगे। उसके बाद पर प्रेसिडेंट गवर्नर को डायरेक्ट कर सकता है, गवर्नर को असाइन कर सकता है, या गवर्नर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है कि गवर्नर की एक जिम्मेदारी होगी, एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उस कमेटी की प्रॉपर फंक्शनिंग को सिक्योर करे। उस कमेटी के अंदर एक प्रॉपर फंक्शनिंग हो, ये गवर्नर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। उसके बाद गवर्नर जो है हर साल एक एनुअल रिपोर्ट सबमिट करेगा प्रेसिडेंट को, किसके रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिल एरियाज। मतलब कि हर साल गवर्नर प्रेसिडेंट को एक एनुअल रिपोर्ट सबमिट करेगा हिल एरियाज की एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। उसके बाद फोर्थ इसके अंदर आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दे सकती है हिल एरियाज की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या हिल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दे सकती है कि हिल एरियाज की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करनी है, या फिर हिल एरियाज की एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंगली। हिल एरियाज हो गए जो पहाड़ी एरियाज। तो ये थे हमारे मणिपुर के स्पेशल प्रोविजंस जो हमारे संविधान के अंदर दिए गए हैं। उसके बाद हम आंध्र प्रदेश के प्रोविजंस की बात करते हैं। जब हम आंध्र प्रदेश के स्पेशल प्रोविजंस की बात कर रहे हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि आर्टिकल 371 डी और ई के अंदर आंध्र प्रदेश के प्रोविजंस जो है वो मेंशन किए गए हैं। इसके अंदर 2 पार्ट्स आते हैं, आर्टिकल 371 डी और आर्टिकल 371 ई। जब हम आर्टिकल 371 डी की बात करते हैं उसके अंदर क्या मेंशन किया गया है, तो इसमें सबसे पहले आता है कि प्रेसिडेंट जो है वो आंध्र प्रदेश के अलग अलग पार्ट्स के अंदर इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज और फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए और एजुकेशन के लिए। मतलब कि प्रेसिडेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आंध्र प्रदेश स्टेट के अलग अलग पार्ट्स के अंदर वो इक्विटेबल फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए। और उसी को देखते हुए सेकंड इसके अंदर कहा गया कि प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को ऑथराइज करेगा कि वो सिविल पोस्ट्स को ऑर्गेनाइज करे आंध्र प्रदेश के लोकल कैडर्स के अंदर, और उन पोस्ट की जो अपॉइंटमेंट है वो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हो लोकल कैडर्स के अंदर। इसको मैं अगर सिंपली कहूं तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट को कहेगा, आंध्र प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट को, कि वो आंध्र प्रदेश के लोकल कैडर्स के अंदर सिविल पोस्ट ऑर्गेनाइज करें। फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश के अंदर अगर कोई डिस्ट्रिक्ट आता है एक्स, प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट को कहेगा कि इस एक्स डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिविल पोस्ट ऑर्गेनाइज की जाए, सिविल पोस्ट जनरेट की जाए, और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वहां के लोकल लोग ही रिक्रूट होंगे, उन लोकल लोगों को ही उन पोस्ट्स के अंदर जो है रिक्रूट किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक स्टेट के अलग अलग पार्ट्स के अंदर अलग अलग पोस्टें जनरेट करें, सिविल पोस्टें ऑर्गेनाइज करें, और वहां के लोकल लोगों को उन पोस्ट्स के अंदर जो है रिक्रूट किया जाए। उसके बाद इसके अंदर आता है कि प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश करेगा। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल किसके लिए इस्टेब्लिश किया जाएगा, ये ट्रिब्यूनल एक कोर्ट की तरह काम करेगा जिसके अंदर जितने भी इन पोस्ट्स के रिलेटेड, जितने भी ये जो 2 हमने क्लॉज ऊपर पढ़े इसके रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, ग्रीवियंसेस हैं, वो इस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अंदर सॉल्व किए जाएंगे। मतलब कि इन सिविल पोस्ट्स के रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, लोगों के ग्रीवियंसेस हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सॉल्व करेगा।
और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है किसी भी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं आएगा, ना ही लोकल कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन में आएगा, लोकल कोर्ट्स के अंदर आएगा, ना ही हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आएगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आएगा। उसके बाद इसके अंदर आर्टिकल 371E आता है। आर्टिकल 371E के अंदर हम देखते हैं कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश कर सकता है आंध्र प्रदेश की स्टेट के अंदर। तो आर्टिकल 371E स्पेशली यही कहता है कि पार्लियामेंट जो है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करेगा आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर। तो ये सब जो है आंध्र प्रदेश के प्रोविजंस थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 के अंदर मेंशन किए गए हैं आर्टिकल 371D और E के तहत। उसके बाद हम सिक्किम की बात करेंगे। हम देखेंगे कि सिक्किम को क्या प्रोविजंस दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। तो जब हम सिक्किम के प्रोविजंस की बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि आर्टिकल 371F के अंदर सिक्किम को जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए गए हैं वो इस आर्टिकल के अंदर मेंशन किए गए हैं। आर्टिकल 371F के अंदर सिक्किम जो है वो इंडिया की स्टेट पहले नहीं हुआ करती थी, हमारा वो एक प्रोटेक्टोरेट हुआ करता था। लेकिन 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने इसको जो है वो इंडियन यूनियन के साथ जोड़ दिया और एक स्टेट, फुल फ्लेज स्टेट बनाया गया 1975 के अंदर। तो हम देखते हैं कि सिक्किम को उस वक्त सिक्किम को कुछ प्रोविजंस दिए गए, कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए जो आर्टिकल 371F के अंदर मेंशन किए गए। वो प्रोविजंस क्या थे? उसमें सबसे पहले आता है कि जो सिक्किम की लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, जो सिक्किम की विधानसभा होगी, उसमें 30 मेंबर्स होंगे, 30 से कम मेंबर्स उसमें नहीं होंगे। उसके बाद सिक्किम को एक लोकसभा सीट दी जाएगी, मतलब कि एक ही MP होगा सिक्किम का पार्लियामेंट के अंदर, खास करके लोकसभा के अंदर। और उसके बाद ये कहा गया कि अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर को लगता है कि सिक्किम के अंदर कुछ सेक्शंस को जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, तो प्रेसिडेंट जो है सिक्किम के लोगों के कुछ सेक्शंस के लिए MLAs की या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ पोस्टर्स जो है वो फिक्स कर सकता है, जिसमें वही सेक्शन के लोग जो है इलेक्शन लड़ सकते हैं और असेंबली में आ सकते हैं। उसके बाद ये भी कहा गया कि ये गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो सिक्किम की पीस और प्रोग्रेस के लिए काम करे, सिक्किम के अंदर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करे रिसोर्सेज का, तो ये सब गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और उसके बाद ये भी कहा गया कि अगर सिक्किम के अंदर कोई पार्लियामेंट्री लॉ जो है अप्लाई हो रहा है तो उसको लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो मॉडिफाई करके वहां पे अप्लाई कर सकती है। तो ये हमने सिक्किम के स्पेशल प्रोविजंस की बात की जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 371F के अंदर मेंशन किए गए हैं। उसके बाद हम मिजोरम की बात करेंगे। हम देखेंगे कि मिजोरम को क्या प्रोविजंस दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। तो जब हम मिजोरम के स्पेशल प्रोविजंस की बात करते हैं हमें देखने को मिलता है कि आर्टिकल 371G के अंदर मिजोरम के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को मेंशन किया गया है। आर्टिकल 371G के अंदर ये लिखा गया है, ये मेंशन किया गया है कि पार्लियामेंट का कोई भी एक्ट इन सब मैटर्स के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ये सब मैटर्स क्या है? सबसे पहले रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ मिजोस। इसमें हमें देखने को मिलेगा कि मिजोस की जो मिजो एक कम्युनिटी है मिजोरम के अंदर, उनकी जितनी भी रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस हैं उनके ऊपर पार्लियामेंट का कोई भी एक्ट अप्लाई नहीं हो सकता। मतलब कि अगर मिजोस के रिलीजन के अंदर लिखा है मिजोस अगर कोई सैक्रिफाइस देते हैं एनिमल्स का, तो पार्लियामेंट किसी भी एक्ट के थ्रू उसको जो है कैंसिल नहीं कर सकता है, उसको खत्म नहीं कर सकता है। पार्लियामेंट का कोई भी एक्ट इनकी रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो मिजो कस्टमरी लॉ और प्रोसीजर है जिसके थ्रू वो अपने सिविल और क्रिमिनल जस्टिस को डिलीवर करते हैं, मतलब कि मिजो कम्युनिटी के अंदर या फिर मिजोरम के अंदर उनका अपना एक मिजो कस्टमरी लॉ और प्रोसीजर है जिसके थ्रू वो वहां पे सिविल और क्रिमिनल जस्टिस लोगों को प्रोवाइड करते हैं, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन को रन करते हैं। तो पार्लियामेंट का कोई भी एक्ट इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि तुम इस लॉ के तहत जो है सिविल और क्रिमिनल जस्टिस को डिलीवर नहीं कर सकते हो, तुम इस लॉ का यूज नहीं कर सकते हो। उसके बाद हमें देखने को मिलता है ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड। इसका मतलब क्या हुआ कि मिजोरम में लोगों के पास जो उनकी जमीन है, जो उनके रिसोर्सेज हैं, जैसे फॉरेस्ट हो गया, बाकी जो उनके रिसोर्सेज हैं, उनको उनसे छीन कर किसी और को नहीं दिया जा सकता।
उनको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता उनसे लेकर किसी और को। तो ये सब जो प्रोविजंस हैं इनके ऊपर पार्लियामेंट का कोई भी एक्ट जो है वो अप्लाई नहीं होगा, ये जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे। उसके बाद इसके अंदर आता है कि मिजोरम की जो लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगी, जो मिजोरम की विधानसभा रहेगी, उसके अंदर 40 मेंबर्स आएंगे। 40 मेंबर्स से कम उसके अंदर जो है स्ट्रेंथ नहीं हो सकती, कम से कम 40 मेंबर तो उनकी विधानसभा में होने चाहिए, 40 से ऊपर हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। तो ये हमारे पास मिजोरम के कुछ प्रोविजंस आते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 371G के अंदर मेंशन किए गए हैं, पार्ट 21 के अंदर। उसके बाद हम अरुणाचल प्रदेश के कुछ प्रोविजंस की बात करेंगे। हम देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश को क्या प्रोविजंस दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो जब हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे आर्टिकल 371H के अंदर अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्पेशल प्रोविजंस की बात की गई है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने अरुणाचल प्रदेश को प्रोवाइड किए हैं। तो आर्टिकल 371H के अंदर ये लिखा गया है कि जो अरुणाचल प्रदेश का गवर्नर होगा उसकी ये स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कंसेंट के साथ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस एंड एड के साथ। मतलब कि जो गवर्नर होगा अरुणाचल प्रदेश का, उसको वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, वहां पे डिसीजंस लेने हैं, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना है। किसकी एडवाइस और कंसेंट के ऊपर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कंसेंट के ऊपर, जो चीफ मिनिस्टर के द्वारा हेड किया जाता है। और वहां पे गवर्नर की जो डायरेक्शंस होंगी, गवर्नर की जो पावर्स होंगी वो डिस्क्रिशनरी होंगी, गवर्नर के पास वो इंडिपेंडेंट पावर्स होंगी। उसके बाद यहाँ पे आता है कि जो अरुणाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा है, उसमें कम से कम 30 मेंबर्स होंगे। 30 मेंबर्स से कम वहां पे नहीं हो सकते। मतलब कि वहां की विधानसभा के अंदर कम से कम 30 मेंबर्स तो होने ही चाहिए, ज्यादा तो हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। उसके बाद हम प्रोविजंस फॉर गोवा की बात करेंगे। हम देखेंगे कि गोवा को क्या स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गोवा को क्या प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं। तो जब हम गोवा की बात करते हैं, आर्टिकल 371I के अंदर गोवा को कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं। वो क्या है? तो उसमें सबसे पहले आता है कि जो गोवा की लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो गोवा की विधानसभा है, वहां पे कम से कम 30 मेंबर्स होने चाहिए। 30 से ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। तो सिंपली इसमें यही लिखा गया है कि कम से कम गोवा की विधानसभा के अंदर 30 मेंबर्स तो होने ही चाहिए, उससे ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। तो ये सब गोवा के प्रोविजंस के अंदर लिखा गया है, गोवा को जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए गए हैं, और साथ ही साथ जो अरुणाचल प्रदेश को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए गए हैं उसके अंदर लिखा गया है आर्टिकल 371H अरुणाचल प्रदेश के लिए, आर्टिकल 371I गोवा के लिए। उसके बाद हम कर्नाटका के कुछ प्रोविजंस की बात करेंगे। हम देखेंगे कि कर्नाटका को क्या प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो जब हम कर्नाटका की बात करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 371J के अंदर कर्नाटका को कुछ प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि गवर्नर जो है वो स्पेशल फोकस करेगा हैदराबाद कर्नाटक रीजन की डेवलपमेंट के लिए। मतलब कि गवर्नर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हैदराबाद और कर्नाटक के रीजन्स को डेवलप करे, और उसके अंदर खास करके जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं जैसे कि गुलबर्गा, रायचूर, कोपल, जादगिर, बेलारी, इन सब डिस्ट्रिक्ट्स की डेवलपमेंट के लिए वो काम करे, ये गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। उसके बाद प्रेसिडेंट जो है गवर्नर को डायरेक्ट कर सकता है कि वो एक डेवलपमेंट बोर्ड सेट करे इन सब रीजन्स के लिए। क्या करे कि गवर्नर एक डेवलपमेंट बोर्ड सेटअप करे इन सब रीजन्स के लिए, इन सब रीजन की डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद गवर्नर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो इक्विटेबल एलोकेशन करे फंड्स की इन रीजन्स की डेवलपमेंट के लिए। मतलब कि गवर्नर जो है वो फंड की इक्विटेबल बराबर एलोकेशन करेगा, बराबर फंड्स प्रोवाइड करेगा इन सब रीजन्स की डेवलपमेंट के लिए। कौन से रीजन्स? ये वाले रीजन्स, हैदराबाद कर्नाटक के ये वाले डिस्ट्रिक्ट्स के रीजन्स। उसके बाद गवर्नर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिजर्वेशन प्रोवाइड करे एजुकेशनल और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में इन सब रीजन्स के लोगों को। तो सिंपली प्रेसिडेंट जो है गवर्नर को ऑथराइज कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है कि वो एक डेवलपमेंटल बोर्ड सेटअप करे इन रीजन्स के लिए, वहां पे एक इक्विटेबल एलोकेशन करे फंड्स की इन रीजन्स के लिए, और साथ ही साथ इन रीजन्स के लोगों को एजुकेशनल और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में जो है वो रिजर्वेशन प्रोवाइड भी करे। और साथ ही साथ गवर्नर जो है वो हैदराबाद कर्नाटक रीजन की डेवलपमेंट के ऊपर स्पेशल फोकस करे, और खास करके जिसके अंदर गुलबर्गा, रायचूर, कोपल, जादगिर और बेलारी जैसे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। तो ये सब कर्नाटक के प्रोविजंस थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर
मेंशन किए गए हैं और खास करके आर्टिकल 371 जे के अंदर मेंशन किए गए हैं। तो ये हमने अलग अलग असिमेट्रीज देखी अपने इंडियन फेडरलिज्म के अंदर। हमने देखा कि किस तरह से इंडियन फेडरलिज्म बड़ा यूनिक किस्म का फेडरलिज्म है जिसमें सेंटर के पास ज़्यादा पावर्स हैं, और उसको छोड़कर हम इसके अंदर ये भी देखते हैं कि जो हमारा इंडियन फेडरलिज्म है वो असिमेट्रिकल है। मतलब सारी स्टेट्स एक जैसी नहीं है। कुछ स्टेट्स को ज़्यादा प्रोविजंस दिए गए हैं, कुछ स्टेट्स को अलग कानून से गवर्न किया जाता है, और कुछ रीजन्स ऐसे हैं जैसे स्केड्यूल्ड एरियाज, ट्राइबल एरियाज, वहाँ पे भी अलग तरीके से गवर्न किया जाता है। क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी डाइवर्स कंट्री है, और इस डाइवर्स कंट्री के अंदर डाइवर्स तरीके से गवर्न करना भी ज़रूरी हो जाता है, अहम हो जाता है। इसीलिए कुछ स्टेट्स को जो है अलग अलग प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। क्योंकि ये जो हमने 11 स्टेट्स की बात की, इन एरियाज़ के लोग जो है काफ़ी बैकवर्ड थे, यहाँ का यूनिक कल्चर था, तो उन बैकवर्ड लोगों को उनकी एस्पिरेशंस के ऊपर खरा उतरा जाए, उन लोगों के कल्चर को प्रिजर्व किया जाए। इसके लिए, इसके चलते उन सब स्टेट्स को जो है स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हमारे संविधान के अंदर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक असिमेट्रिकल फेडरल इन नेचर है, जिसमें हम देखते हैं कि अलग अलग स्टेट्स जो हैं वो असिमेट्रिकल हैं। कुछ स्टेट्स के पास ज़्यादा प्रोविजंस हैं, कुछ स्टेट्स के पास कम प्रोविजंस हैं। तो इसी तरह से हमने अपने फर्स्ट यूनिट का फोर्थ सब टॉपिक भी डिस्कस कर लिया है, कवर कर लिया है। हम अगली वीडियो के अंदर सेकेंड यूनिट को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट यूनिट के अंदर। तब तक आप सबको धन्यवाद, आप सबको नमस्कार।